हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक क्लीनिंग एंड शेपिंग, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके लास्ट टॉपिक फेज़ 5 के बारे में। फेज़ 5 में हम क्या करते हैं? रूट कैनाल वर्किंग विड्थ। ठीक है, तो इसमें हमें वर्किंग विड्थ को इस्टेब्लिश करना है। तो अब जो रूट कैनाल की जो सरफेस होती है वो काफ़ी इरेगुलर होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें होते हैं बहुत सारे क्रेविसेस, ठीक है, बहुत सारे फिशर्स। और ये क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड रेपेरेटिव डेंटिन। तो इसलिए ना अब क्वेश्चन आता है कि हमें कितना जो है, कितना वाइड हमें रूट कैनाल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कैनाल की एनाटॉमी के ऊपर, एक्सेस के ऊपर, और साथ में ऑपरेटर के स्किल के ऊपर। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब अगर मान लो हमने इनएडिक्वेट प्रिपरेशन कर दिया, यानी कि जितनी ज़रूरत थी उससे थिन हमने प्रिपरेशन की है, तो उस केस में क्या होगा? प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, डिसइंफेक्शन नहीं हो पाएगा, और साथ में ऑब्जर्वेशन भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब में दिक्कत आएगी। अगर मान लो हमने ओवर प्रिपरेशन कर दी, तो उस केस में क्या होगा? टूथ जो है हमारा वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साउंड स्ट्रक्चर बचा ही नहीं। आसपास रूट कैनाल है मान लो, उसके आसपास का डेंटिन तो हमने रिमूव ही कर दिया। अगर मान लो ज़्यादा वाइड कर दी तो रूट जो डेंटिन है हमारा उसको हमने रिमूव कर दिया, तो टूथ जो है हमारा वीक हो जाएगा। परफोरेशन भी हो सकती है, और साथ में जो अपाइकल फोरामेन है उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमें एडिक्वेट जो है हमारी वाइड विड्थ है उसको मेंटेन करके चलना है, ना तो ज़्यादा ओवर प्रिपरेशन करना है और ना इनएडिक्वेट प्रिपरेशन करना है। तो जो रूट कैनाल विड्थ प्रिपरेशन है, रूट कैनाल वर्किंग विड्थ है, उसका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है? तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये कहता है, उसमें बेसिकली दो रूल होते थे। दो रूल में क्या था? सबसे पहला रूल तो ये था कि कैनाल को उस फाइल से कम 3 साइज़ ज़्यादा इंलार्ज करना है जो सबसे पहले बाइंड करती है। जैसे मान लो सबसे पहले हमने 15K फाइल यूज़ करी, ठीक है, 15K फाइल हमारी अच्छे से बाइंड हो पा रही है, एपेक्स तक जो हमारा माइनर कंस्ट्रक्शन है वहाँ तक बाइंड हो पा रही है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है? 15 फाइल से 3 साइज़ ज़्यादा लेनी है, यानी कि 20 और 25 और 30 तक हमें जाना है। ठीक है, यानी कि 30 तक हमें, सॉरी 30 तक हमें जाना है, 30 नंबर की के फाइल तक हमें मूव करना है। ठीक है, इतनी हमें वाइड करनी है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कैनाल को इनलार्ज करो जब तक फाइल के जो फ्लूइड्स हैं ना उसमें क्लीन वाइट डेंटाइनल शेविंग ना दिखें। जैसे हम क्या करते हैं, हम रीमिंग मोशन वगैरह करते हैं ना फाइल का, जैसे हम फाइल को इंसर्ट करेंगे फिर उसको पुश पुल करेंगे, तो जो हमारे पास क्या आएगा, इन्फेक्टेड डेंटिन उसमें फ्लूइड्स में डिपॉजिट होता जाएगा और उसको हम क्लीन करेंगे। तो हमें तब तक उसको करते रहना वाइट, जब तक हमें एकदम वाइट डेंटिन ना दिखने लगे, वाइट डेंटिनल शेविंग्स ना दिखने लगे। ठीक है, अगर मान लो वाइट डेंटिनल शेविंग्स हमें नहीं दिख रही तो मतलब क्या होगा? उस केस में इन्फेक्टेड डेंटिन प्रेजेंट होगा। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का ये कहना था, यानी कि enlarge canals until white dentinal shavings present। ठीक है, यानी कि फ्लूट्स में हमें जब तक वाइट डेंटिनल शेविंग्स नहीं दिख जाती तब तक हमें वाइड करना है। लेकिन आज की डेट में ना ये वैलिड नहीं है, तो आज की डेट में ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेंटिनल शेविंग है ना उनका कलर जो है, कलर इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेटर। ठीक है, कि डेंटिन इन्फेक्टेड है यानी उसका हम कलर देख के डिसाइड नहीं कर सकते। तो करंट कॉन्सेप्ट क्या है? करंट कॉन्सेप्ट में ना जो हमारी मिनिमम इन्लार्जमेंट है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, यानी कि वो डिपेंड करती है टूथ टू टूथ और केस टू केस वेरी करती है। तो फैक्टर्स जो हैं जिन पे ये डिपेंड करता है वो कौन कौन से हैं? एक तो होगा इनिशियल कैनाल विड्थ कितनी है, ये हम कैसे देखेंगे? रेडियोग्राफ या क्लिनिकल फील्ड से असेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर डिपेंड करता है कैनाल वाइटल है, कैल्सिफाइड है या इन्फेक्टेड है। तो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड होगी तो हमें क्या होगा? विड्थ ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर पेरियोवाइकल लीजन है या नहीं है, या रिजॉर्प्शन है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है।
पेरियापाइकल लीजन और साथ में रिजॉर्प्शन। फिर उसके बाद केनाल के कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो ज़्यादा कर्वेचर है तो हम उस केस में इनलार्ज कम करेंगे कैनाल को, वरना अगर मान लो ज़्यादा कर देंगे तो उस केस में लेज फॉर्मेशन हो सकती है या फिर परफोरेशन हो सकती है। और इसके अलावा कैनाल की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि मान लो सी शेप्ड कैनाल है या नहीं है। इस्थमस के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कॉम्प्लेक्स एनाटमी वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है कैनाल में, तो मतलब हर केस में अलग अलग वेरी कर सकती है हमारी शेप। ठीक है, अब मास्टर अपाइकल फाइल हमें कैसे चूज़ करनी है, ये हमें अलग अलग जो मैक्सिलर और मैंडिबुलर टीथ है ना उसके अप्रॉक्सीमेट डायमीटर जो है हमें दिए हुए हैं बुक के टेबल में। ठीक है, वो हमें याद नहीं करें, लेकिन एक बार थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए देख सकते हो तुम। तो उसके उसके थ्रू हम जो हमारा मास्टर अपाइकल फाइल है उसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं स्मॉल वर्सेस लार्ज मास्टर अपाइकल फाइल। यानी कि अगर मान लो हम स्मॉल मास्टर अपाइकल फाइल लेते हैं तो उसकी क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो स्मॉल फाइल की क्या एडवांटेज होगी, एक तो इसमें रेडिकुलर डेंटिन जो होगा वो रिमूव कम होगा, तो कंजर्वेटिव होगी हमारी, ये कंजर्वेटिव हो गई। ठीक है, कैनाल ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क कम होगा। और साथ में इरिगेंट जो है अपाइकल से पुश होने का रिस्क भी कम होगा, यानी कि एक्सट्रूजन का रिस्क कम होगा, एक्सट्रूजन ऑफ इरिगेंट डिक्रीज। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, इसमें क्या होगा, अब मान लो कंजर्वेटिव प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इन्फेक्टेड टिश्यू जो है वो बचा रह जा सकता है। ठीक है, अब वो बचा रह जाएगा तो रिएक्टिवेट हो जाएगा, तो उस केस में हमें फ्लेयर अप वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सम इन्फेक्टेड टिश्यू में रिमेन, ठीक है, विच कैन रीएक्टिवेट एंड कॉज फ्लेयर अप। और अपाइकल थर्ड में जो इरिगेंट होगा ना वो अच्छे से जा नहीं पाएगा, यानी कि इरिगेंट का इफेक्ट कम होगा, इरिगेंट इफेक्ट डिक्रीज इन अपाइकल थर्ड। इसके अलावा ऑब्चुरेशन भी इसमें मुश्किल होगी, क्यों, क्योंकि कैनाल जो है वो नैरो है, तो ऑब्चुरेशन जो ऑब्चुरेटिंग मटेरियल है हमारा वो अच्छे से पहुंच ही नहीं पाएगा अपाइकल थर्ड तक, तो उस केस में ऑब्चुरेशन में हमारी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मान लो हम लार्ज फाइल यूज़ करते हैं, लार्ज मास्टर अपाइकल फाइल यूज़ करते हैं, तो उस केस में एडवांटेज क्या होंगे, एक तो मैकेनिकली ज़्यादा डेंटिन हटाने से क्या होगा, बैक्टीरियल बायोफिल्म डिसरप्शन होगा, यानी कि जो हमारा इन्फेक्टेड टिश्यू है उसके रहने के चांसेस बहुत कम हो गए, यानी कि वो हमारा अच्छे से रिमूव हो जाएगा, बैक्टीरियल बायोफिल्म डिसरप्शन होगा। ठीक है, और जो हमारा इरिगेंट है वो अच्छे से इफेक्टिव होगा इन अपाइकल थर्ड। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे, तुम सोच ही सकते हो, ये कैनाल ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है क्योंकि हमने ज़्यादा वाइड कर दी, कैनाल ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। ठीक है, एक्सट्रूजन हो सकता है इरिगेंट और ऑब्चुरेटिंग मटेरियल का, इसका एक्सट्रूजन हो सकता है। ठीक है, और साथ में जो थर्मोप्लास्टिक ऑब्चुरेशन टेक्निक है ना उसके लिए आइडियल नहीं है ये। अब ये टेक्निक क्या होती है इसको हम ऑब्चुरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। थर्मोप्लास्टिक ऑब्चुरेशन टेक्निक जो है उसके लिए आइडियल नहीं है ये, यानी कि हम बड़ी फाइल यूज़ कर लेंगे तो उस केस में हम थर्मोप्लास्टिक ऑब्चुरेशन टेक्निक जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर क्लीनिंग एंड शेपिंग के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, रूट कैनाल वर्किंग विथ देखी, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।